बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। आज पाकिस्तान के अंदर बड़ा ही तारीख़ी दिन है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो वोट लेकर एक तश्कील दी गई थी कानून साज असम्बली, वो आज रुखसत हो रही है। आज उसका आखिरी दिन है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर ये पाकिस्तान की चौथी ऐसी कानून साज असम्बली है जो कि अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी कर रही है। इससे पहले जितनी भी असम्बलियाँ थीं या तो उनके अंदर मुदाखलत होती रही या 2-3 साल के बाद वो खुद ब खुद टूटती रही या फिर उन्हें तोड़ दिया गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि हमने इस सियासी तारीख़ में और ख़ास तौर पे इन 5 सालों में किस चीज़ का मैंडेट दिया था और बदले में हमें क्या मिला, ये हम बात करने जा रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि अटक जेल से मुंतकली के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक अर्जी डाली थी उसे जुम्मे तक मुलतवी आखिर क्यों किया गया है उस प्रोसीडिंग को, और निगरान हुकूमत आज रुखसत हो रही है मौजूदा हुकूमत, मगर इसके बावजूद इलेक्शन मखदूश हैं। नाम कोई सामने नहीं आ सका कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, निगरान सेटअप कैसा तश्कील पाएगा। उसकी सरासर वजह यह है कि फूट है। अब ये सारी तफसीलात हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी असम्बली मुद्दत पूरी करने जा रही है, ये हमारी सियासी तारीख़ की चौथी ऐसी कानून साज असम्बली है। 2018 में पाकिस्तान की अवाम ने अक्सरियत ने अपना मैंडेट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम किया, मगर उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को उस तरीके से काम करने नहीं दिया गया जिसका मैंडेट उसे मिला था। एक राय ये थी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अगर गलतियाँ की हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मकबूल फैसले कर रही थी तो फिर उसे खुद ही अपने बोझ के ज़रिए गिर जाना चाहिए था, मगर अदम एतमाद के ज़रिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को या कप्तान मैं कह लूँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लूँ, इसको घर की जानिब रुखसत कर दिया गया। और अदम एतमाद के बाद जो हुकूमत वजूद में आई वो भानमती का कुंबा था जो हमने देखा कि कभी कहाँ से जोड़ा गया कभी कहाँ से जोड़ा गया। मगर इसके साथ साथ कुछ तारीख़ ऐसी है कि 1999 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को चलता किया था और टेक ओवर किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, तो ऐसे सूरत में इस मार्शल्ला के बाद 2002 के अंदर जो इंतखाब हुआ उसके अंदर गवर्नमेंट बनी थी काफ लीग की, मगर उस वक्त जो वज़ीर आज़म बने थे वो जमाली साहब बनाए गए थे। जमाली साहब जो हैं उन्होंने जून 2004 के अंदर अपना इस्तीफ़ा दे दिया और वो अपने घर की जानिब रुखसत हो गए थे। 4 जो हमारी असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, हमारे लिए अलमिया ये है कि कोई भी एक वज़ीर आज़म जो इन अदवार में मुंतखब हुआ हो, किसी भी एक वज़ीर आज़म को उसकी मुद्दत को पूरा नहीं करने दिया गया। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का। जमाली साहब जून 2004 के अंदर अपने घर की जानिब रुखसत हो गए और फिर हमने देखा कि सिलसिला आगे चलता रहा। 2008 का इंतखाब हुआ, बीबी की शहादत हुई 2007 में। 2008 का जब इंतखाब हुआ तो उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के तख्त पर आई, मगर हमने देखा कि उस वक्त वज़ीर आज़म बनाए गए गिलानी साहब के ऊपर तौहीन अदालत लगी और उन्हें नाअहल कर दिया गया, जिसके बाद वो भी अपने घर को चलते बने और उनकी जगह पर राजा परवेज़ अशरफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया। फिर हमने देखा साल 2013 का पाकिस्तान के अंदर एक इंतखाब हुआ, कानून साज असम्बली वजूद में आई, मगर उसमें हमने देखा कि 2017 के अंदर पैनमा के हवाले से 2016 के अंदर ये पैनमा केस आया। 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया और उनकी जगह पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी 4 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत 5-5 साल के हिसाब से पूरी कर चुकी, मगर कोई भी एक ऐसा वज़ीर आज़म हमें नहीं मिलता तारीख़ में जिसने अपनी मुद्दत को 5 साल की आइनी मुद्दत को पूरा किया। फिर अब हमने देखा कि 2018 के अंदर जो अवामी भारी मैंडेट लेकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गवर्नमेंट नहीं करने दी गई। आखिरी 1.5 साल के अंदर जो है वो नो कॉन्फिडेंस किया गया, अदम एतमाद किया गया। अदम एतमाद के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के अंदर ये इख्तलाफ मौजूद रहता था। नून लीग समझती है कि सड़कों के ज़रिए हम अपना फ़ैसला मनवा सकते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी तारीख़ ये है कि वो हमेशा से पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी जंग लड़ने को तरजीह देते हैं। अब देखना ये कि केयर टेकर सेटअप कैसा बनता है। आज सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं और सदर मुमलिकत की तरफ से जो समरी भेजी जाएगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब
की तरफ से सदर ममलिकत को, वो 48 घंटों के अंदर जो है वो असम्बली को तहलील कर देगी। अगर उनकी तरफ से सिग्नेचर्स नहीं भी होते तो ऑटोमेटिकली 48 घंटे के अंदर हमारे पाकिस्तान की जो असम्बली है वो तहलील हो जाएगी। हुकूमत तो घर जा रही है, मगर हमारे लिए किन को छोड़कर जा रही है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अभी तक ये हम समझ रहे थे कि शायद हुकूमत ने जो मुशावरत अपने तय करनी थी कर ली। अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब को सिर्फ खाना पूरी के लिए बुलाया जाएगा, मुलाकात कराई जाएगी, मगर राजा रियाज साहब को इस काबिल नहीं समझा गया कि अपोजिशन लीडर, चाहे वो नाम के ही सही, अपने अपोजिशन लीडर की वो जितनी भी जिम्मेदारियां उनको पूरा नहीं कर रहे, मगर राजा रियाज साहब जो हैं वो आज भी उन्होंने ये कह के तर्क कर दी ये मुलाकात कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो पाकिस्तान के सिस्टम से ज़्यादा अहम है? और ये राजा रियाज साहब भी ये बात जानते हैं कि जो नाम हतमी था, फाइनल कर लिया गया है, अब उनके साथ मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल इस मुलाकात के लिए नहीं दिया गया। सिर्फ मीडिया में ये खबरें आती रहीं कि शायद उनकी मुलाकात शेड्यूल है कि आज वो मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? 2-3 नाम हैं जो बड़े ज़ेर गर्दिश हैं। उसमें एक तो शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम भी शामिल है। वज़ीर आज़म जी साबिक़ वज़ीर आज़म ने शाहिद खान अब्बासी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यह फ़ैसला किया है कि या तो अब्बासी साहब को निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब किया जाए, या फिर साबिक़ जो जस्टिस हैं खलीलुर रहमान रमदे साहब, रिटायर्ड जस्टिस हैं, या फिर उनको निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब किया जाए। रज़ा बाकर साहब का नाम भी हमारे सामने आ रहा है, फवाद हसन फवाद साहब का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा जमात इस्लामी की तरफ से सिराजुल हक साहब का नाम दिया गया है, और भी ऐसे मुतअद्दिद नाम हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा था, मगर जहां से हतमी फैसला होना था वहां से हो गया। अभी से चंद घंटों के बाद जो निगरान वज़ीर आज़म है उसका नाम भी हमारे सामने आ जाएगा, उसके बाद एक नई बहस शुरू हो जाएगी। मगर इसके साथ साथ एक और भी बड़ा अंदेशा पैदा हो चुका है, बल्कि मैं कहूँगी अब ये मुसद्दिका अंदेशा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि निगरान वज़ीर आज़म या निगरान सेटअप जो है वो अपनी आइनी मुद्दत के दौरान, जो कि उसको 3 महीने की दी जाती है, उस 3 महीने के अंदर उसको पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये हमारी बदकिस्मती है कि इस किस्म के फॉर्मूले सिर्फ हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ही पनपते हैं। तवील अब ये निगरान सेटअप होने जा रहा है। दुनिया के किसी भी दूसरे जमहूरी मुल्क के अंदर आपको ऐसा सिस्टम नहीं मिलता कि पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर इलेक्शन होने जा रहा है तो उसमें निगरान हुकूमत की ज़रूरत पेश आती हो। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक ही जगह पर बैठ के एक दस्तों गिरेबान होने की रिवायत बरकरार है, इसी वजह से निगरान सेटअप को लाया जाता है। मगर अब की बार तो बिल्कुल ही तारीख इसे काले हरफों में लिखेगी और इसे काला बाब करार दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त खुद जाने वाली हुकूमत ये बात कर रही है कि जो निगरान सेटअप 3 महीने के लिए आया करता था वो अब तवील हो जाएगा, क्योंकि हम अब डिजिटल मरदमशुमारी के ज़रिए जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाब कराने जा रहे हैं, डिजिटल मरदमशुमारी के ज़रिए इंतखाब कराने के पीछे जो सबसे बड़ी वारदात मौजूदा हुकूमत या फिर दीगर जमातें करने जा रही हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इन तमाम जमातों को इत्तेहाद से अलग होकर अपने लिए एक इलेक्शन मुहिम चलाने का वक्त मिलेगा, अपने लिए लोगों को इकट्ठा करने का वक्त मिलेगा, जलसों के हवाले से वो अपने अपने शेड्यूल बना सकेंगे, और ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का रास्ता हमवार हो सकेगा। नून लीग या फिर दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने हिस्से के ख्वाब देख रही हैं, जिनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो आइनी रिवायत है 3 महीने की निगरान हुकूमत की, उसको फाड़ कर फेंक दिया गया है। और जाती हुकूमत ये बिल्कुल वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होगा वो 3 महीने की निगरान हुकूमत नहीं, बल्कि इसमें कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे निगरान हुकूमत को। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर साल 2024 के अंदर इलेक्शन होगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कह सकूं तो अगले साल मार्च, अप्रैल या फिर मई के अंदर ये बात जा सकती है, अगर इसका दौरानिया तवील हो जाता है। इसके अलावा अटक जेल में मुंतकली के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लीगल टीम ने एक अर्जी डाली थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज देखा गया कि उनके साथ बड़े ही तहम्मुल के साथ आज गुफ्तगू की जो प्रोसीडिंग हुई उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उन्होंने ये इशारा दिया हो कि वो जानिबदाराना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके वकला की तरफ से कहा गया था कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जनाब आप इसकी जो प्रोसीडिंग है वो कल के ऊपर डाल दीजिए। मगर आमिर फारूक साहब ने ये बात की कि शायद उनकी तबीयत नासाज है तो कल वो दस्तयाब नहीं होंगे, इसलिए अब जुमे तक के लिए प्रोसीडिंग चली गई है। अब देखना ये है कि जुमे तक जो इसकी तवालत हो गई है तो उसके बाद हमारे सामने क्या एक प्रोसीजर आता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आप लोगों के साथ ये खबर शेयर की थी कि नईम पंजोता साहब जो हैं उनको FIA ने तकरीबन अपनी हिरासत में ले लिया था, तकरीबन 8 से 9 घंटे के करीब उन्हें अपनी कस्टडी में रखा गया था। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बड़े करीबी समझे जाते हैं
हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनको भी FIA की तरफ से तलब किया गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत और उनके साथ जो उनके लीगल एक और कोलीग हैं उमैर खान नियाजी, इन दोनों के ऊपर जो है वो अटक के अंदर मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमे के अंदर बड़ी संगीन किस्म की दफात लगाई गई हैं, जिसमें एक ये भी दफ़ा लगाई गई है कि इन दोनों वकला ने, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लीगल टीम से ताल्लुक़ रखते हैं, इन दोनों ने अटक के अंदर जो है वो पुलिस यूनिफॉर्म को जो है वो फाड़ा है। इन्होंने, वहाँ का जो मुंशी था जेल का, उसने इनसे ये दरख्वास्त की थी कि आप अब नहीं मिल सकते तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अब लॉकअप हो चुकी है जेल, अब किसी से मुलाकात नहीं हो सकती, अब मुलाकात का वक्त नहीं है। तो संगीन नताइज की धमकियां दी, इन्होंने शायद तशद्दुद भी किया, जो कि दिफात के अंदर या मुकदमे के अंदर दिफात डाली गई हैं उसके मुताबिक इन्होंने मुंशी पर तशद्दुद भी किया और तशद्दुद करने के बाद उसका यूनिफॉर्म भी फाड़ दिया। पहले हमने देखा कि नईम पंजोता जो हैं उनको अरेस्ट किया गया FIA की तरफ से, एक प्रेशर बिल्ड करने की ये कोशिश थी। अब एक प्रेशर बिल्ड करने की ये कोशिश है कि शेर अफजल मरवत और उमैर खान नियाजी, ये भी लीगल टीम के लोग हैं और इनके ऊपर भी मुकदमा डाल दिया गया है। अब जो घेरा है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के अलावा उनकी लीगल टीम जो बड़ी मुतहरक हमें नजर आती है उनके लिए, और बार बार कोशिश कर रही है कि उन्हें अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए, उन्हें फैमिली से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, उन्हें वकला से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। और कुछ ऐसे लोगों की उन्होंने कहा कि लिस्ट आपको तैयार करके जस्टिस आमिर फारूक साहब को दी जाएगी, जिसके बाद वो इसके ऊपर मुहर सब्त करेंगे कि ये लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मिल सकते हैं। अभी इस वक्त पंजाब और वफाक के जो नुमाइंदगान हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से उनसे जवाब तलब कर लिया गया है कि ऐसी कौन सी ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से हम अटक जो जेल है वहाँ से तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनको मुंतकिल किया जा सकता है अडियाला जेल के अंदर। एक तो ये अहम मामला है, मगर इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक मैं शायद बड़ी मोतरफ रही मगर आज मुझे बड़ी मायूसी हुई। पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म के, अगले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो जो हैं, आज उन्होंने जो स्पीच की गोटकी के अंदर वो बड़ी मायूस कुन थी। पार्लियामेंट के फ्लोर पे इनकलाबी तकरीर करने के बाद उन्होंने कहा था कि हमारे जो वालिदैन हैं या हमारे जो बड़े हैं, खासतौर पे आसिफ अली ज़रदारी, मियां नवाज शरीफ की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमारे लिए ऐसी सियासत छोड़ी है कि अगले 30 साल भी हमें इस किस्म की रिवायती सियासत को भुगतना पड़ेगा, तो खुदा के लिए हमें इस रिवायती सियासत से निकलने दीजिए। मगर आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्पीच की वो बड़ी मायूस कुन थी। उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर इल्ज़ामात धरे और उन्होंने कहा कि एक ऐसा वज़ीर आज़म था जिसने ये दावा किया था कि पाकिस्तान के अंदर मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, मगर वो एक घर में नहीं बना सका। तो मेरा सवाल ये है बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कि आप अगर रिवायती सियासत के इतने बड़े मुखालिफ थे, अगर आप अपने वालिद के सामने खड़े होके ऐलान बगावत कर सकते हैं, तो मुझे ये बताइए कि वोट हासिल करने के लिए आप ही अपने वालिद, अपनी पार्टी और दीगर सियासी जमातों की डगर पर चल रहे हैं, जिनको ये लगता है कि किसी दूसरे के ऊपर दाग देने से या किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाल देने के बाद शायद वोटर मुतहरक होकर आपके लिए ठप्पा लगा देगा। तो ये रिवायती सियासत है जिसकी मुखालिफत आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पर की, मगर आप अवाम के अंदर खड़े होकर जलसे की शक्ल में लोगों से खिताब के अंदर वही रिवायती सियासत को दोहरा रहे हैं। अब देखना यह कि पाकिस्तान का निगरान सेटअप जो है वो कैसा तश्कील पाता है। इस बंदर बांट के अंदर कौन सी सियासी जमात है जिसके हिस्से में कौन सी वजारत आती है। अब इसे चंद घंटों के बाद ये सारी जो है वो पोल खुल जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।